Yes, a very good morning everyone. I hope लास्ट वाला लेक्चर आपने देख लिया है, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आया है. इफ़ इन केस आपको डाउट है तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं. मैंने अपना नंबर शेयर कर रखा था कल के लेक्चर में. यस, कमिंग टू दी सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस पार्ट, जहाँ पर हम इंडेस 16, 38 और 36 साथ में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं. इसके बहुत बार क्वेश्चन जो है साथ में ही आते हैं. इम्पेयरमेंट बेसिकली आपका या तो 16 + 36 आएगा या 38 + 36 आएगा, ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं. तो आज वाले सेशन में हम पहले इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट खत्म करेंगे. उसके बाद इम्पेयरमेंट के बाद एक रिवैल्यूएशन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो मुझे बताना पेंडिंग है वो एक बताऊंगा. और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल सम्स पर जाएंगे, जहाँ पर हम पिछले 4 अटेम्प्ट के जो पेपर्स है ये हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, जस्ट मोमेंट. आइए बेटे, इम्पेयरमेंट ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं. ठीक है, इसमें 2-3 इम्पेयरमेंट के बाद मैं कुछ और 2-3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस, जैसे डेप्रिसिएशन को लेकर और आपका रिवैल्यूएशन का एक छोटा सा पॉइंट. इतना अगर हम कर लेंगे तो हमारा जो टॉपिक है इंड 16, इंड 38, इंड 36 खत्म हो जाता है. ठीक, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँ कि जो मेरा एनालिसिस रहा है या जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ये समझ में आया कि ये जो क्वेश्चन है बेटे, इंड 16, इंड 38, 36, ये जो 3 इंड है ये बेसिकली आपके एग्जाम के क्वेश्चन नंबर 2 का हिस्सा है. पहले क्वेश्चन नंबर 2A में लीज का क्वेश्चन आता था और 3 या 38 का विद इम्पेयरमेंट लॉस ऐसा क्वेश्चन आता. पास्ट 2 अटेम्प्ट से मैं ये देख रहा हूँ कि क्वेश्चन 2A आपका इंड 16 का क्वेश्चन है और 2B आपका इंटेंजिबल्स या तो इम्पेयरमेंट वाला क्वेश्चन है ना. तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए. तो ये आप कैसे पकड़ के चलो, पक्के से 15 मार्क पक्के हैं बेटे, आप बिल्कुल पक्के है ना. आइए स्टार्ट करने जा रहा हूँ बेटे विथ इंड 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट. अब देखिए, इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है बेटे? इम्पेयरमेंट का मतलब है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट. मीनिंग से शुरुआत करता हूँ. Either I will call it as reduction in value of asset or I will call it as downward revaluation of asset. आप दोनों में से कुछ भी कहें. अब मीनिंग अगर समझे है ना, एज पर द प्रोविजन ऑफ इंड 36, इफ चलो शॉर्ट में वर्ड्स में नहीं, impairment loss arises when recoverable amount is less than the carrying amount. Recoverable amount is less than the carrying amount. Done. कैरिंग अमाउंट का मतलब क्या है? हमारी बुक वैल्यू आप कह सकते हो, WDV आप कह सकते हो, बैलेंस शीट वैल्यू भी आप कह सकते हो. सवाल यह है कि रिकवरेबल अमाउंट क्या है? रिकवरेबल अमाउंट इज
ए और बी बिलो, हायर ऑफ ए और बी। हायर ऑफ ए और बी में ए वैल्यू इन यूज, बी नेट सेलिंग प्राइस, वैल्यू इन यूज नेट सेलिंग प्राइस। ठीक है, व्हाट इज वैल्यू इन यूज? वैल्यू इन यूज दी present value of or the cash flows or the expected cash flows, all the expected cash flows over the life of asset। net selling price, net selling price the minus कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। नेट सेलिंग प्राइस बोला ना बेटे, सेलिंग प्राइस होता तो मैं बोलता कि सेलिंग प्राइस अगर होता तो मैं बोलता जो ग्रॉस सेलिंग प्राइस है वो वाला। बट आपको एसेट बेचने के लिए भी अगर कुछ खर्चा करना पड़ता है, जैसे कि आप किसी एजेंट को कमीशन पे कर रहे हैं या कोई डिसमेंटलिंग चार्जेस वगैरह पे कर रहे हो आप, तो वो वाली चीज़ है बेटे नेट सेलिंग प्राइस। तो हमारा जो वैल्यू इन यूज होता है बेसिकली दैट इज हायर ऑफ ए एंड बी बिलो। तो ये दोनों में से जो हायर होगा वो हमारा रिकवरेबल अमाउंट होगा, और वो रिकवरेबल अमाउंट अगर हमारा कैरिंग अमाउंट से छोटा है तो जो डिफरेंस होगा दैट विल बी द इम्पेयरमेंट लॉस। देयरफॉर impairment loss is equal to carrying amount minus recoverable amount। खत्म। Done? आइए, scope of India is 36। अंडर इंडिया 36 कौन से एसेट्स पर इम्पेयरमेंट लगेगा, कौन से एसेट्स पर इम्पेयरमेंट नहीं लगेगा? पहला, इंडेस
इंटेंजिबल्स, बस बस। बाकी और कोई एसेट इसमें कवर नहीं होता। जैसे कि आपका, अब इनके स्टैंडर्ड्स नहीं लिख रहा हूँ बड़े, इन्वेंट्रीज, डेफर्ड टैक्स एसेट, फाइनेंशियल एसेट, ये कोई भी कवर नहीं हो रहा बेटा, ठीक है। सॉरी। ठीक है, डन है यहाँ तक, डन। ये आपका इम्पेयरमेंट है बेटे। चलो, बाकी तो पूछते ही नहीं है, तो 300 में पढ़ने को ही ना को, आसान सा रखेंगे। देखो बेटे, अब बात समझो। यहाँ पर अब हम आते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले परचेज ऑफ एसेट। एसेट हम परचेज करते हैं, तो परचेज करने पर जो भी एसेट हमारा होगा, या हो सकता है पी है, या कोई इनटेंजिबल एसेट है। जैसे कैसे प्रकार से आप अक्वायर कर रहे हो एसेट को, या तो कैश में, या तो उधार, या तो एक्सचेंज, बराबर। परचेज ऑफ एसेट पे, बराबर। एक कर दूँ, बारी है डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन जो हम, डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन लगता है टेंजिबल एसेट पे, अमोर्टाइजेशन लगता है इनटेंजिबल एसेट पे, ये हमें पता है, बराबर है। अब यहाँ पर एक बात समझने वाली बात बेटे, हमारे पास ना एसेट्स को रिकॉर्ड करने के दो दो तरीके हैं। वन इज दी मेथड वेयर asset is maintained at WDV. Asset is maintained at WDV. का asset
maintained at asset is maintained at original cost. Done? Asset is maintained at WDV, asset is maintained at original cost. अब एसेट परचेज की एंट्री तो सेम होगी बेटे, चली बात ही नहीं. एसेट अगर WDV पर मेंटेन्ड है, एसेट अगर WDV पर मेंटेन्ड है तो देखना फर्क कहाँ जाएगा. डेप्रिसिएशन की जो एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है, अब डेप्रिसिएशन बोलो अमोर्टाइजेशन बोलो, 2 एसेट, डेप्रिसिएशन टू एसेट. ठीक है, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, depreciation account debit to provision for depreciation या accumulated depreciation हम कहते हैं. So every year the depreciation will be accumulated in this particular account. बराबर है. Here asset is credited. Here asset is credited every year with depreciation amount and brought down to WDV. Here depreciation accumulated in separate account, depreciation accumulated in separate account, provision for depreciation and asset asset is maintained at original cost. इथं depreciation accumulated in separate account, provision for depreciation account and asset is maintained at original cost. तो यहाँ पर बैलेंस शीट में asset is disclosed at WDV, बराबर. बट यहाँ पर बैलेंस शीट में एसेट
कॉस्ट माइनस accumulated depreciation WD। तो हर साल का accumulated depreciation उसमें ऐड होता जाएगा बेटे, एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पर ही दिखेगा। आई होप अभी इतना आपको पता है। ये मैं फाइनल के स्टूडेंट है और ऊपर से अभी हम रिवीजन लेक्चर्स में, जैसे मेरे रेगुलर लेक्चर में मैंने इसके ऊपर एक बाकायदा पूरा प्रॉपर एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन किया हुआ था, है ना। asset is disclosed at WDV, asset is disclosed at accumulated depreciation. So which one is followed? Obviously guys, कंपनीज एक्ट मैंडेटरी करता है हमें एसेट्स को ओरिजिनल कॉस्ट पे बताए, तो हमें ओरिजिनल कॉस्ट पर ही मेंटेन करना पड़ेगा और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही, यानी कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट वाला मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा। हमारे पास ऑप्शन नहीं है बेटे। ठीक ठीक, ये हो गया बेटे, डन। अब आइए रीवैल्यूएशन एंड सब्सिक्वेंट रीवैल्यूएशन की बात करते हैं। पहले हम बात करते हैं इनिशियल रीवैल्यूएशन। या फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन की। ठीक, फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन में अगर हम अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हम एंट्री करते हैं और अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व रिटेन अर्निंग्स में जाएगा, ना कि पीएनएल में। ठीक है, सॉर्टेड, ये तो सिंपल सा है बराबर। इनिशियल रेकिंग वैल्यूएशन। अब हम डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन की बात करें, अगर इनिशियल इंपेयरमेंट, अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन नहीं बोलूंगा मैं, इसको इंपेयरमेंट बोलूंगा बेटे। क्या आपने वहां पर नहीं बताया था कि हाँ, तो यहाँ पर हमारा इंपेयरमेंट लॉस है। इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट में जाएगा सीधा। मैं पीएनएल अकाउंट लिखना जनरली, अगर आपने देखा होगा रेगुलर लेक्चर्स में भी थोड़ा सा अवॉइड ही करता हूँ कि पीएनएल अकाउंट हम बनाते ही नहीं, हम शेड्यूल 3 वाले हैं। हाँ, 11वीची मुलं 11th स्टँडर्ड त्यांना द्यायचं आहे पेपर, तर मॅथ्सचं लेक्चर झालं आहे ना, ते झालं की मग बस, ते असेल तर तू बस, नसेल तर मग गौतमला टेस्ट चालू करताना फक्त एकदा फोन कर, मी येतो खाली क्लासमध्ये। इम्पेयरमेंट अकाउंट डेबिट, इम्पेयरमेंट लॉस तो एसओपीएल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना बेटे। हाँ, तो पीएनएल अकाउंट में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि शेड्यूल 3 हमारा जो है वो कहता है कि भाई पीएनएल अकाउंट तो बनाना है नहीं आपको, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, बराबर है ना। हाँ, आइए, इनिशियल इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट टू एसओपीएल, यहाँ आगे बढ़े, ये आगे बढ़े। ये था इनिशियल रिवैल्यूएशन और इनिशियल इंपेयरमेंट। हम बात कर रहे हैं सब्सिक्वेंट की। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, डेप्रिसिएशन ऑन revalued asset।
वैसा ही कॉन्सेप्ट है, बताना जरूरी, याद रहता है नहीं। एसेट रिवैल्यू हुआ है बेटे, बराबर है। तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन की अकाउंट एंट्री पास करनी है। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, या तो आपने एसेट करना है या आपने प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों में से जो भी मेथड आप फॉलो कर रहे हो, ठीक है। बी, आपने डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है, डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करना है टू एसओपीएल। रीवैल्यूएशन होने पर एसेट की वैल्यू बढ़ गई, एसेट की वैल्यू बढ़ने पर एक्स्ट्रा डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, जो पहले चार्ज होता नहीं था, जो पहले चार्ज होता नहीं था। तो जितना एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ना बेटे, जितना चार्ज होना चाहिए था, बट जितना एडिशनल डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, ये अगर आप कंपेयर करेंगे, जो एडिशनल डिप्रिसिएशन आपको चार्ज करना पड़ रहा है रीवैल्यूएशन की वजह से, उतना ही अमाउंट एग्जैक्टली रीवैल्यूएशन रिजर्व से निकालकर आपको दोबारा से एसओपीएल में ट्रांसफर करना होगा, दोबारा से एसओपीएल में ट्रांसफर करना होगा। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट विच जनरली पीपल टेंड टू मिस आउट। ये सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री बेटे। अब बेसिकली होता क्या है, क्वेश्चन में बहुत बार एग्जाम में जर्नल एंट्री नहीं पूछते, और पूछ भी लेते हैं तो बाई चांस ये वाली एंट्री हम करने भूल जाते हैं। अगर पूछ लेते तो ये करना है हमें, पहली चीज। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है बेटे कि अगर उन्होंने नहीं भी पूछा है और सीधे वैल्यूएशन मांग रहे हैं या इंपेयरमेंट लॉस मांगते हैं, इंपेयरमेंट लॉस कितना डेबिट होगा वो अगर वो मांगते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रीवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस भी चेंज होने वाला है, रीवैल्यूएशन रिजर्व का अमाउंट भी चेंज होने वाला है, ये चेंज होता है बेटे, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए जरूरी है समझना। ठीक, तो ये भूलना नहीं है, जो एडिशनल डिप्रेशन आप चार्ज कर रहे हो उसे रिवैल्यूएशन रिजर्व से उठाकर आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व से उठाकर आपको यहाँ लेना जरूरी है, एसओपीएल में ट्रांसफर करना जरूरी है, तो वो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो जो एडिशनल डिप्रेशन आपके रिवैल्यूएशन के से चार्ज हो रहा है वो नहीं होगा बेटे। डन है, डन। अब इसी के बेसिस पे आगे बढ़ता हूँ 4। ऊपर का 1 वाला पॉइंट रेफर कर लो, सेम रहेगा, वही करना है आपको। आपने क्या करना है, इस वाले में आपको क्या करना है, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, उसी में रिवैल्यूएशन रिजर्व का बैलेंस और बढ़ जाएगा। सब्सिक्वेंट इम्पेयरमेंट आफ्टर
आफ्टर इनिशियल रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पर आपको बात समझना है, यानी कि सब्सिक्वेंट इम्पेयरमेंट आफ्टर इनिशियल रिवैल्यूएशन, मतलब हमने पहले रिवैल्यूएशन कर रखा था। देखो, इफ अगर इनिशियल इम्पेयरमेंट है तो सीधे सीधे हमने क्या करना है, इम्पेयरमेंट टू एसओपीएल। बट अब यहाँ पर ना बेटे, अब यहाँ पर ना ये हो गया, मैं क्या करूँगा, इम्पेयरमेंट लॉस काउंट डेबिट टू इवैल्यूएशन रिजर्व, इवैल्यूएशन रिजर्व बराबर, बाकी का बचा टू एसओपीएल, एसओपीएल। एसओपीएल में जाएगा एक्सेस इम्पेयरमेंट नॉट सेट ऑफ अगेंस्ट वैल्यूएशन रिजर्व। समझ में आया आपको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहीं पर गाड़ी फंसती है और यहाँ पर गाड़ी फंसती है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर हमने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए। इंड एस 38, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे और एडिशनल कॉन्सेप्ट्स है इसमें, चैप्टर में बहुत डिटेल में हमने रेगुलर लेक्चर में और भी बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं। जैसे इम्पेयरमेंट में अगर मैं आपको बताऊं, सीजीयू कैश जनरेटिंग यूनिट का एक अलग इम्पेयरमेंट देखा था हमने, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस देखा था हमने इंड एस 2038 में, और क्या कहते हैं 16 में भी हमने और कुछ एडिशनल पॉइंट्स देखे थे और थोड़े ज़्यादा डिटेल में देखे थे। बट अब हम एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो एनालिसिस के बेसिस पर जो मैंने पास्ट क्वेश्चन पेपर्स और एमक्यूपी के जो क्वेश्चंस देखे, उसके बेसिस पर जो एनालाइज किया मैंने, एनालाइज करने पर मैंने ये नज़र आया मुझे कि भाई साहब इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, एग्जाम में इतना ही पूछा जा रहा है, डन है। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कशन एंड करते हैं और हम शुरू करते हैं विद दी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऑफ जून 2023, जून 23, दिसंबर 24, जून 24, दिसंबर 24, जून 25, टोटल 4 पेपर है बेटा, 4 पेपर नहीं, दिसंबर 23, दिसंबर 24, जून 24 और जून 25, 4 पेपर के जो क्वेश्चन है बेटे, इतने हम करने हैं, मेरे ख्याल से मोर देन इनफ हो जाएंगे। इस हिसाब से क्वेश्चंस रिपीट होते हुए नजर आ रहे हैं, डन है? यस। सो लेट अस बिगिन विद द प्रैक्टिकल पार्ट। यस, चलिए नाउ कंसेप्ट सारे खत्म कर लिए बेटे, कमिंग टू दी प्रैक्टिकल पार्ट, प्रैक्टिकल सम्स हमें देखने हैं। तो आता है दिसंबर 23 के पेपर में, सबसे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट पे। इम्पेयरमेंट, आइए सॉल्व कर रहा हूँ बेटे, पीडीएफ आ जाएगी ग्रुप पे, टेंशन हो। चलिए क्वेश्चन है बेटे जून 2023, ठीक है।
Coil Limited acquired a machine on 1st April 2017 for 14 crores that had an estimated useful life of 7 years. The machine is depreciated on a straight line basis, does not have a residual value. However, on 1st April 2021, the carrying amount value of the machine was reassessed to be 10.2 crores. Okay? And the surplus arising out of the revaluation being credited to revaluation reserve. Obvious सी बात है. For the year ended 31st March 2023, conditions indicating an impairment of the machine existed and the amount recoverable ascertained to be only 1.58 crores. Company had followed the policy of writing down the revaluation surplus by increased charge of depreciation resulting from the revaluation. ठीक है. You are required to calculate the loss on impairment. आइए, लॉस ऑन इम्पेयरमेंट कैलकुलेट कर बोला है, देते हैं. बड़ा आसान सा सवाल है बेटे, बट मुझे पता नहीं, बहुत से एक दो बार बच्चों के क्वेश्चंस भी आए थे कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आता है. मुझे नहीं समझ में आया कि क्या समझ में नहीं आता है. बड़ा सिंपल सा है. हाँ, कुछ कुछ बच्चों ने सजेस्टेड आंसर्स रेफर किए. अब सजेस्टेड आंसर है बेटे, वो सीधा फाइनल आंसर देता है, वो आपको स्टेप्स नहीं देता है. तो हमें तो स्टेप्स के साथ समझना पड़ेगा ना, है ना. तो आइए स्टेप्स के साथ सॉल्व करते हैं. आइए देखो बेटे, मेरी आदत है बेटे, मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ मैं पर्टिकुलर अमाउंट वाले फॉर्मेट में ज़्यादातर करता हूँ कि आदत लगी हुई है. और जो मेरे रेगुलर बैचेस के बच्चे जिन्होंने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखे रेगुलर वाले, उनको पता हो पर्टिकुलर्स रुपीज. सबसे पहले बेटे ओरिजिनल कॉस्ट उन्होंने दे रखा है ऑन 1st April 14 को. के बाद लाइफ ऑफ एसेट, मार्च 2018 से लेकर मार्च 2021, 4 साल का डिप्रेशन. 8 होना चाहिए. ठीक, 2021 तक की बात करी थी उन्होंने. Carrying value of the machine was reassessed to be 10.2 crores. The surplus arising out of revaluation being credited to revaluation reserve. Then ten minus 6, 4.2 crore. $4.2 crore.
फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023 इम्पेयरमेंट के मार्च 2023 तक आना है। डिप्रेशन फॉर 21, 22, 23। अब देखो जो कैरिंग अमाउंट है, रिवाइज कैरिंग अमाउंट 10.2 डिवाइडेड बाय बचे हुई लाइफ कितनी है बेटे, 4 साल निकल चुके हैं, डिवाइडेड बाय 3, ठीक है 3.4, 2 ईयर्स 0.8 करोड़। ये आगे बढ़े 10 पॉइंट बाई 3 टू 3.4 करोड़। डन बेटे। अब कहते हैं एज ऑन दैट डेट कंडीशंस प्रीवेल, बुक वैल्यू यानी कि कैरिंग अमाउंट हमें नजर आ रही है 3.4 करोड़, बराबर। बोलते हैं रीअसेस्ड कैरिंग अमाउंट, ना बोला 1.52 ना करोड़। therefore 1.82 इम्पेयरमेंट लॉस। डन। आप बोलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया, नहीं बेटे। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस एंड इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एंड शो हाउ दिस लॉस इज टू बी ट्रीटेड द बुक्स ऑफ कोयल लिमिटेड। हाउ इज दिस लॉस ट्रीटेड, वो इंपॉर्टेंट है बेटे। यहाँ पर अब यहाँ पर हमें समझना पड़ेगा, हमने SLM लगाया हुआ है। हाँ देखो यहाँ पर आ गया, मैं बोल रहा हूँ रीवैल्यूएशन ऑन 1 अप्रैल 21, 4.2 करोड़ अमोर्टाइज ओवर 2 ईयर्स, क्योंकि 2 साल बाद इम्पेयरमेंट आ गया ना। तो 4.2 डिवाइडेड बाय 3 करूँगा मैं, यानी कि 1.4। क्या क्या समझो, मैं यहाँ पे ये 2 साल का जो अमाउंट कैलकुलेट किया ना बेटा, ये क्या है, ये वो अमाउंट है जो रिवैल्यूएशन रिजर्व से SOPL में ट्रांसफर होगा हर साल, एडिशनल डिप्रिसिएशन की वजह से जो चार्ज हुआ है वो वाला। ओ हाँ,
राइट ऑफ अगेंस्ट रिवैल्यूएशन इज 1.4 करोड़ जितना बचा हुआ है। रिटर्न ऑफ इन एसओपी डन। .82 डन है बेटे। क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने बड़ा ही, अगर आपको बताऊं, थर्ड आंसर डन। आइए ये डन है बेटे। 2024 के क्वेश्चन वाई लिमिटेड is developing a new distribution system of its material. Following are the cost incurred. रिसर्च के समय पे 16 करोड़ 20 करोड़। फिर रिसर्च फेज यहाँ पर ख़त्म हो गया बेटे, यहाँ पर चालू हो जाता है उनका डेवलपमेंट फेज, यानी कि यहाँ पर उन्हें आइडेंटिफिकेशन मिल गई होगी इंटेंजिबल की, ना, जो कल हमने देखा था 60 72 80। ऑन 31 मार्च कंपनी आइडेंटिफाइड द लेवल ऑफ कॉस्ट सेविंग at 32 crores per annum expected to be achieved by the new system। मतलब हर साल 32 करोड़ रुपए की सेविंग होगी, यानी कि एक प्रकार से नया कैश इनफ्लो हुआ आपके लिए 5 साल के लिए। इन एडिशन टू द सिस्टम डेवलप्ड कैन बी मार्केटेड बाय वे ऑफ कंसल्टेंसी विल बी अर्न एडिशनल कैश फ्लो ऑफ 20 crores per annum। लो कर लो बात, 5 साल ओवर द 5 year पीरियड। द फेयर वैल्यू नेट ऑफ द कॉस्ट डिस्पोजल इज 190 crores। ये आपको वैल्यू इन यूज कैलकुलेट करने के काम आने वाला आइटम है, और ये 190 दिया है, नेट सेलिंग प्राइस दिया है बेटे, तो ये इम्पेयरमेंट रिलेटेड ही होने वाला है डेफिनेटली। वाई लिमिटेड डेमोन्स्ट्रेटेड द न्यू सिस्टम रिकग्निशन, एसेट रिकग्निशन का क्राइटेरिया मीट कर लिया 1 अप्रैल 2021 यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से अब जब तक रिकग्निशन नहीं मिलता है उसके पहले का जितना भी खर्चा होगा वो पीएनएल में डेबिट होगा, रिकग्निशन के बाद वाला जितना भी खर्चा है वो सारा कैपिटलाइज होगा। सिस्टम शैल अवेलेबल फॉर यूज़ ऑफ 1 अप्रैल 2024। यहाँ से यूज़ अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ से 5 साल डेप्रेशन लगेगा, इसलिए तब तक 60 72 80 ये तीनों मिलाकर जितना कॉस्ट लगने वाला ये सारा का सारा ऐड हो जाएगा। अमाउंट चार्जेबल एक्सपेंस पीएनएल में जाने वाला है, कौन सा एक्सपेंस बेटे पीएनएल में जाएगा? ये 2। कैपिटलाइज कौन सा होगा बेटे? ये 3। डन डन, दोनों डन। इम्पेयरमेंट लॉस, ओहो हो 2023-24 को, 23-24 को जिस दिन हमने रिकग्नाइज कर लिया ना एसेट, रेडी हो गया एसेट, उस दिन सबसे पहले हम ये चेक करना है कि रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, अभी तक कितना खर्चा हुआ उसके ऊपर सर 60 72 80 212। तो जब कैपिटलाइज होगा तो 212 का उसमें कॉस्ट नजर आएगा बेटे,
बट मुझे ये देखना है कि वैल्यू इन यूज और नेट सेलिंग प्राइस में से कौन सा बड़ा है, और वो जो दो बड़ा होगा वो 212 से छोटा है क्या। नहीं समझा? अरे मैं ये बोल रहा हूँ बेटे, कैरिंग अमाउंट को मुझे रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपेयर करना है। अगर रिकवरेबल अमाउंट छोटी है तो मैं बोलूँगा इम्पेयरमेंट लॉस है। हाँ, अब रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीज़ें चाहिए, एक वैल्यू इन यूज और एक नेट सेलिंग प्राइस, विच एवर इज हाइयर। नेट सेलिंग प्राइस इन्होंने 190 करोड़ सीधे सीधे दे रखी है, वैल्यू इन यूज मुझे कैलकुलेट करनी है, खत्म। कैरिंग अमाउंट ऑब्वियसली ये तीन वैल्यू में से एक होगी, या तो ये वैल्यू, या तो ये वैल्यू होगी, या तो वैल्यू इन यूज होगी, या तो यही होगी। आ जाओ शुरू करते हैं, बड़ा ही पांचट सा क्वेश्चन। टू बी ही अब है जून, जो शुरू करें। लिमिटेड कंपनी का वाई लिमिटेड है। कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल इन रिसर्च फेज, रिसर्च फेज का कितना, और 20। कॉस्ट ऑफ टेंजिबल टू बी कैपिटलाइज, डेवलपमेंट फेज, तो 12 करोड़ है। तो कैपिटलाइज वैल्यू तो आ गई बेटे, यानी कि कैरिंग अमाउंट आ गई। पीएनएल में कितना जाएगा वो आ गया, और कैपिटल अमाउंट आ गया बेटे। तो उन्होंने दो चीज़ें, 23-24 को इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करना है।
कैलकुलेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश आउटफ्लोज, फ्यूचर कैश आउटफ्लोज मेरे पास 30 crores प्लस मार्केट कितना करने वाले हैं, सॉरी 32 crores एंड 20 crores ऑफ दिस इनटू प्रेजेंट वैल्यू, ये मतलब 52 करोड़ का हर साल का फायदा होने वाला है, 5 सालों के लिए होगा। तो वैल्यू शायद वैल्यू इन यूज डन। नेट सेलिंग प्राइस 190 crores डन। फोर ओवरऑल बाउंड इज ये भी मांगा है ना उन्होंने। 212 का है, अभी तो हमने काम शुरू ही किया, इसलिए डेप्रिसिएशन तो आएगा नहीं। इम्पेयरमेंट लॉस आएगा जरूर। अरे अरे जो भी ईयर बोला है उन्होंने डन। 65 देख
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं विद अनदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन फ्रॉम दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, बेसिकली ये वो रिवैल्यूएशन वाले कॉन्सेप्ट पर है बेटे, जो जनरली मैंने देखा है कि बहुत लोग उसको अवॉइड करते हैं। छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है ये, इसीलिए। तो लेट अस बिगिन द टॉपिक। अब ये जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं अपन, दिस इज फ्रॉम CFR का पेपर दिसंबर 2024 का बेटे, ठीक है, वहां से हम ये क्वेश्चन करने जा रहे हैं। अब शुरू करते हैं। मोहन लिमिटेड परचेस्ड मशीनरी 1419, 4 लाख, है ना। मैंने बताया क्वेश्चन आपको रिवैल्यूएशन के ऊपर। यूजफुल लाइफ ऑफ मशीन वॉज 10 years and the company decided to charge depreciation under straight line method. Accordingly, on 1st April 2023, the carrying amount of the asset was determined as follows. तो उस हिसाब से इन्होंने 2,40,000 का हिसाब बराबर निकाला हुआ बेटे। 1st April 2023, company performed a revaluation of all its plant and machinery. On that date, the fair value of machine under consideration was 3 lakhs. इसकी वैल्यू, the total useful life, however, remained unchanged. Done. तीन लाख है सर, 2,40,000 का वैल्यू को 3 लाख कर दिया, ठीक है। नॉर्मली अब मैं क्या करूँगा, हम ये क्वेश्चन अगर देखेंगे तो जनरली बच्चा क्या करेगा सर, रिवैल्यूएशन करेगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व की जर्नल एंट्री पास करेगा कि 60,000 से रिवैल्यूएशन बढ़ा दिया, नया डेप्रिसिएशन 40,000 के बजाय 50,000 हो जाएगा, और 10,000 की जो एडिशनल है क्या कहते हैं, जो 10,000 का एडिशनल डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन हम क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र कर देंगे किसमें, SOPL में, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन। बट अब यहाँ पर ना क्वेश्चन की दिक्कत कहाँ आ रही है ना, वो समझो बेटे। So how the company should account for revaluation and depreciation per annum subsequent to the revaluation of the company decides that the gross carrying amount of the asset will be adjusted in a manner that is consistent with the revaluation of the carrying amount of the asset. Gross carrying amount of the asset will be adjusted. ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को एडजस्ट करने की बात कर रहे हैं ये लोग। ये पहला तरीका हमें समझना है। दूसरा तरीका बोलता है कि एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन हम एलिमिनेट कर देंगे, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन गायब कर देंगे सीधे एसेट को डेबिट करके, मतलब एसेट की वैल्यू गिरा देंगे। ये कुछ नया चीज़ है बेटे, यही हमें समझना है, ठीक है। आइए, दिसंबर 2024, है ना। आइए बेटे, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले अगर आप देखेंगे, कैरिंग अमाउंट, हम बात करें किसकी, कैरिंग अमाउंट किसकी। कैरिंग अमाउंट 2,40,000 बराबर है। ओरिजिनल कॉस्ट 4 लाख बराबर। परसेंट ऑफ कैरिंग अमाउंट टू ओरिजिनल कॉस्ट
60%। देन रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 3 लाख करने बोला ना बेटा उन्होंने। therefore रिवाइज्ड, मैं बोलता हूँ रीस्टेटेड ग्रॉस अमाउंट 5 लाख कैसे आया बेटे? जो कैरिंग अमाउंट है करंट वाली अपॉन ओरिजिनल ग्रॉस अमाउंट, ओरिजिनल ग्रॉस अमाउंट इंटू 100 निकालकर मैंने परसेंटेज निकाला। अब मैं क्या करूँगा, न्यू कैरिंग अमाउंट अपॉन परसेंटेज, तो मुझे मिलेगा न्यू ग्रॉस अमाउंट। तो मैंने कुछ नहीं किया, 3 लाख डिवाइडेड बाय 60%, 5 लाख। तो जो अब रीस्टेट होगा ना, तो ग्रॉस अमाउंट होगा वो। डन। तो हमारा रीइंस्टेटेड कैरिंग अमाउंट आ गया 5 लाख। डन ना? यहाँ पे अब बात समझो। बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो रिवाइज होगा, ओरिजिनल कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट रिवाइज हुआ है तो 5 लाख का ओरिजिनल कॉस्ट होना चाहिए, तब ग्रॉस अमाउंट माइनस 3 लाख रुपए का आपका कैरिंग अमाउंट होना चाहिए, बैलेंस शुड बी 2। डन। अब जो ग्रॉस अमाउंट था हमारे एसेट का वो था 4 लाख, जिसे बढ़ाना है हमें 1 लाख से। जर्नल आएगी बेटे। चार लाख का ग्रॉस अमाउंट था, उससे मैंने 5 लाख करना है। 1 लाख से मैंने पीपी बढ़ा दिया 2 2। रीवैल्यूएशन रिजर्व, रीवैल्यूएशन रिजर्व 60,000 का है, 60,000 का। 2,40,000 का हमने 3 लाख कर दिया, जो हमारी कैरिंग अमाउंट थी 2। एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी हमने बढ़ा दिया बेटे। कितना था पहले? 2 लाख किया ना, 1,60,000 था बेटे, 40,000 से बढ़ा दिया। चालीस हजार। ये जर्नल एंट्री बनेगी आपकी। डन। और इसके बाद से आपकी एनुअल जर्नल एंट्री बनेगी। रिवाइज्ड अमाउंट पर डेप्रिसिएशन लगेगा 50। क्योंकि अभी एसेट का नया वैल्यू कितना है आपका? 3 लाख डिवाइडेड बाय रिमेनिंग ईयर, बराबर।
19 है ना, ये 23 है, 20, 21, 22, 23, 4 साल बीत चुके, 6 साल बाकी। डन। ये आ गया 1 का आंसर बेटे। 2 का आंसर। 2 बोलता है एक्यूमुलेटर एलिमिनेट कर दो, तो कर देते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, पीपी का कॉस्ट कम करके खत्म कर दिया इसे। डन डन। पीपीई अकाउंट डेबिट 60,000 टू रीवैल्यूएशन रिजर्व 60,000 डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। डन। इसी पेपर में इसी पेपर में अगला क्वेश्चन है बेटे इंटेंजिबल से रिलेटेड ये वाला, सॉरी इम्पेयरमेंट रिलेटेड। टू ए, ये है 2B। ये आसान क्वेश्चन है बेटे। A major depreciable asset of Padma Limited was purchased at a cost of 45,000 million 1 जुलाई 2021। हाँ जी, लाइट चली गई थी, ब्लैकआउट होके वापस आ गया है। आइए ठीक। अगला क्वेश्चन ये जो करने जा रहे हैं बेटे, ये है आपका इंडेस 36 पर इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ठीक है, मेजर डेप्रिशिएबल एसेट ऑफ पद्मा लिमिटेड वॉज परचेज एट अ कॉस्ट ऑफ 45,000 मिलियन 1 जुलाई 2021 को। एसेट वॉज यूजफुल, हैज यूजफुल लाइफ टिल 31 मार्च 2029। एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू इज 650 मिलियन। ठीक है, 5,000 44,350। ठीक है, लाइव देखना पड़ेगा, क्लियर आता है वो। जुलाई बोला है ना, ईयर एंड 31 मार्च है। सेलिंग प्राइस ऑफ द एसेट 31 मार्च 24 इज एक्सपेक्टेड टू बी ओके। 31 मार्च 2024 की बात
22 का 0.75 वाला ईयर, 23 का साल और 24 का साल, मतलब 2.75 ईयर्स अप्रॉक्स। डिस्पोजल 25,00,000 मिलियन में होगा और 500 मिलियन उसका रेसिडुअल वैल्यू होगा। ये नेट सेलिंग प्राइस आएगा बड़े। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो दे दिए इन्होंने 25, 26, 27, 28, 29 तक का। तो ये हमारे काम आएगा वैल्यू इन यूज़ निकालने के। 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रोवाइड डिप्रिसिएशन क्या मांगा है, यू आर रिक्वायर्ड डिटरमाइन कैरिंग अमाउंट एंड द वैल्यू इन यूज़ ऑफ द एसेट। ओहो, इम्पेयरमेंट लॉस, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, ठीक है ये सभी दे देंगे। डिस्काउंटिंग फैक्टर इन्होंने 1 2 3 4 5 ईयर्स का दिया हुआ है, 3 डिजिट में दिया हुआ है, ठीक कोई बात नहीं। चलो सबसे पहले इन्होंने मांगा है कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। शुरू करते हैं। नाम है पद्मा लिमिटेड। Done? 45,000 मिलियन या डन। लाइफ कब तक बोला इन्होंने? 31 मार्च 2029 तक, ठीक है। तो पहला 0.75 ईयर्स के अप्रैल में जून 3 महीने चले गए ना बड़े, तो 0.75 हो गया बराबर, यानी कि 3/4 लाइफ हो गई फर्स्ट ईयर में। वो छोड़ दो, अभी उसको छोड़ दो, 0.75 हो जाएगा। उसके बाद वो कब तक आएगा? मार्च 22 तक, 22 तक ना, 23, 24, 25, 29, 7 साल, 7.75 ईयर्स होंगे बेटे। $45,000 माइनस डिवाइडेड बाय 7.5 ईयर्स, 5723 कर रहा हूँ मैं। ठीक, 7.75 ईयर्स का लाइफ आ जाएगा बेटे। अब इसके बाद कितने साल बाद उन्होंने कहा है? 31 मार्च 2024, 24 ना, 22 का 0.75 वाला, 23, 24, 2.75 ईयर्स। $5,000, 7.5, 7.75,
बराबर। माइनस डन। वैल्यू इन यूज ऑफ एसेट। Value in use. What is value in use? Value in use is the present value of. ईयर 24-25 से स्टार्ट करेंगे ना। ये ईयर क्यों दो बार लिखा है समझाता हूँ। कैश फ्लोज देखो क्या दिए इन्होंने, 7.5 7 रेसिडुअल वैल्यू तो वापस मिलने वाला है। हाँ भूल ही गए थे हम। हो ना, क्यों भूलने दूंगा मैं। 917842। देख रहा हूँ मैं। ये मल्टीप्लाई कर लो बेटे, सर टाइम पास नहीं करूँगा मैं। विश्वास से ठीक है। बस 25709। दिस इज द वैल्यू इन यूज बेटे। इम्पेयरमेंट लॉस निकालेंगे। कैरिंग अमाउंट निकालिए 29,260।
नेट सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है, 25,500। impairment loss since coverable amount less than carrying amount। Done? And 260 yes, ओहो मिस्टेक हुई मेरे से, क्या पता है 710 है, मैंने 170 कर दिया। द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ब्लंडर। Done? Revised carrying out after impairment। रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट खत्म। नंबर 24। आइए, Alkali Limited has machinery at cost of 4,80,000 and provision for depreciation rupees 1,60,000। ओके, ऑलरेडी बैलेंस है इनके पास, ठीक है। एक मिनट, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ और तुरंत फिर से ये सम स्टार्ट कर रहा हूँ।